गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपन ने एक दो क्वेश्चन की थी विविध प्रश्नमाला की, उसी में आगे आपका क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बोल रहा है कि आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग कर निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय को हल कीजिए। ठीक है, आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग करना है। देखो, कोई भी रैखिक समीकरण, देखो आपको एक तो मैंने बताया था कि उसका हल ज्ञात करने के दो तरीक़ों से कर सकते हो। एक तो आपको क्रेमर नियम बताया था मैंने, और एक आपको आव्यूह सिद्धांत का यूज करके आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो देखना, आव्यूह सिद्धांत के लिए आपको समीकरण निकाय दे रखा है। समीकरण निकाय क्या दे रखा है आपको? समीकरण निकाय दे रखा है x + 2y - 2z + 5 = 0, है ना। तीन चर पद के लिए है x, y और z, तो आपको तीनों चर पद का मान निकालना है। x का मान निकालना है, y का मान निकालना है, z का मान निकालना है। दूसरा दे रखा है -x + 3y + 4 = 0, और एक दे रखा है -2y + z - 4 = 0। तो इसको जैसे अपना नॉर्मल समीकरण निकाय होता है उसके अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। देखना कैसे लिखोगे, इसको उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो आपका आ जाएगा। देखो, आपका आएगा जैसे पहली इक्वेशन दे रखी है, पहली इक्वेशन तो में आपके x + 2y - 2z + 5 = 0। आपका जो समीकरण निकाय होता है वो इस प्रकार से होता है। किस प्रकार से होता है? ऐसे होता है a1x + b1y + c1z बराबर होता है आपका d1। इस रूप में होता है, तो अपन इसको इस रूप में बनाएंगे। तो देखो, ये हो जाएगा x + 2y - 2z, और 5 को उधर लेके जाएंगे -5। दूसरे पद में देखो आपका z का पद नहीं है, जबकि z का पद होना चाहिए, तो इसको कैसे लिख दोगे? -x + 3y + 0 × z का लेना भी जरूरी है। उधर 4 को लेके जाओगे तो कितना आ जाएगा? -4 आ जाएगा। इसमें x का पद नहीं है, तो उसको किस प्रकार से लिख लेंगे? 0 × x माइनस है 2y + z, और 4 को उधर लेके जाएंगे तो +4, यानी तीनों समीकरण आ जाएंगे। इसको आव्यूह के रूप में लिखेंगे तो किस प्रकार से आएगा? आव्यूह के रूप में लिखेंगे तो x, y और z के जो गुणांक है उसको अपन कैपिटल A से शो कर देंगे। उनके गुणांकों को एक आव्यूह में ले लिए, और ये किसके गुणांक है आपके पास? x, y, z के। ठीक है, बराबर में अचर पद चल रहा है 5 - 4 और 4। ठीक, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकती हूँ, बड़े वाले जो गुणांक है उनको a से रिप्रेजेंट कर दो, और ये x और ये आ जाएगा आपका b, यानी x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, आव्यूह सिद्धांत से करना है। x की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी x में आपकी क्या क्या टर्म आएंगी? एक तो x आएगा, y आएगा, z, यानी ये वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर सिर्फ मैं x ले लूँ और a को रिप्लेस कर दूँ, तो किस प्रकार से आएगा? a को मैं उधर लेके जाऊँगी तो ये कितना आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा a इनवर्स b, और a इनवर्स b एक तो आप सीधा कर सकते हो, एक आप कैसे कर सकते हो? मैंने किस प्रकार से कर रखा है, मैं इस दो समीकरण को मैं a इनवर्स से सीधा भी एक उधर लेके जाओगे तो ए इनवर्स बन जाएगा, या फिर इस समीकरण को अब मैं किससे गुणा कर दूँ? ए इनवर्स से गुणा कर दूँ। ए इनवर्स से गुणा कर दिया मैंने दोनों तरफ, तो ए इनवर्स से ए कैंसिल हो जाएगा। क्या बनेगा आपके पास? इकाई आव्यूह आई एक्स, और इधर क्या आएगा आपका? ए इनवर्स बी, और आई को एक्स से गुणा करेंगे तो आपका एक्स ही आएगा। तो यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? ए इनवर्स बी। और ए इनवर्स यानी प्रतिलोम में, प्रतिलोम आव्यूह आप जानते हो क्या होता है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणिक ए। ठीक है, ए की वैल्यू आपको दे रखी है, ए की वैल्यू इसी 3×3 का सारणिक दे रखा है। ठीक है, इसके सारणिक को हल करेंगे तो मैंने बताया था इसका हल करने पर इसकी वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। प्रथम पंक्ति से प्रसार करके कर रही हूँ मैं। प्रथम पंक्ति का प्रथम अव्यय 1, और इस गुणा में इसका उपसारणिक ये वाला आएगा। इसको मैं डायरेक्ट गुणा कर रही हूँ, 3 × 1 3, और माइनस आता है पिछले वीकेंड के अवयव का गुणा, -2 × 0 0 हो जाएगा। फिर दूसरा जो 2 है उसके साथ कौन सा साइन आएगा? माइनस। ये आप बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो तो बार बार बताने की जरूरत नहीं। -2 यानी इसे सारणिक ए को सरल करोगे तो आपके पास सारणिक ए की वैल्यू क्या आएगी? 1, और वो क्या है आपके पास? नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब 3×3 के जो आपके पास आव्यूह है उसका अपन को सहखंडज आव्यूह निकालना है। सहखंडज आव्यूह के लिए आपको बताया था मैंने फॉर्मूला, प्रत्येक अव्यय का सहखंड निकालना पड़ेगा। प्रत्येक अव्यय के सहखंड के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, Fij बराबर क्या होता है? -1 की पावर i + j इंटू क्या होता है इसका? उपसारणिक Aij। इसी फॉर्मूले से अपन ज्ञात करते हैं। तो प्रथम अव्यय का 1 का उपसारणिक करेंगे तो -1 की पावर 1 + 1, i का मान 1 है और j का मान 1, और इसका उपसारणिक क्या आ जाएगा? 3 0 -2 1, क्योंकि जिस अव्यय का उपसारणिक निकालना है उसके संगत आप क्या छोड़ दोगे? स्तंभ छोड़ दोगे, यानी ये स्तंभ छोड़ दिया और ये पंक्ति छोड़ दोगे, तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा? उस अव्यय का उपसारणिक। इसको सरल करेंगे तो F1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 3। इसी प्रकार से
से 2 का उपसारणी करेंगे तो ये कौन सा अव्यय है, F12 अव्यय, तो -1 की पावर 1 + 2 और इसका उपसारणी आ जाएगा -1 0 0 1 और इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे तो आपके पास कितनी आएगी 1। इसी प्रकार से -2 का उपसारणी निकालेंगे, -2 का सेकंड निकालेंगे तो कौन सा अव्यय, -1 की पावर 1 + 3 अव्यय, I का मान 1 और J का मान 3 और इसको उपसारणी आ जाएगा -1 3 0 -2 और F13 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 2। इसी प्रकार से वापस दूसरी पंक्ति में देखेंगे, -1 का सेकंड निकालेंगे तो ये कौन सा अव्यय है, F21 अव्यय है। -1 कौन सा अव्यय है, F21 अव्यय, तो -1 की पावर 2 + 1 और इसका उपसारणी आ जाएगा 2 -2 -2 1 और इसको सरल करेंगे तो F21 की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 2। इसी प्रकार से आप F22 की वैल्यू क्या कर सकते हो, F23 की निकाल सकते हो, 31 की निकाल सकते हो, 32 की और लास्ट वाला जो अव्यय है F33 की वैल्यू निकाल के सभी अव्ययों के सेकंड निकाल सकते हो। ठीक है, सेकंड निकालने के बाद आप क्या, मैंने क्या बताया था, सेकंड निकालने के बाद उनको क्या लिखोगे आप, एक आव्यूह के रूप में लिखोगे। उस आव्यूह के रूप में लिखने के बाद उसका क्या कर दोगे, ट्रांसपोज, उसका ट्रांसपोज करोगे तो वही आपके पास क्या आ जाएगा, सेकंडज आव्यूह। इसका ट्रांसपोज कर दिया यानी आपके पास ए के सारणिक का मान भी आ गया और एडजॉइंट ऑफ ए का मान भी आ गया। तो एक्स बराबर सारी वैल्यू पुट कर दोगे, बी की वैल्यू आपके पास है, बी की वैल्यू क्या है, -5 -4 4। अब एक्स और एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करना। ये 3×3 का सारणिक है और ये क्या है आपके पास 3×3 का आव्यूह और ये कौन सा आव्यूह है आपके पास 3×1 का। इसको सरल करोगे, प्रत्येक पंक्ति को स्तंभ से करते, प्रथम पंक्ति उठाओगे, प्रथम पंक्ति क्या है 3 2 6, उसको पहले स्तंभ से करोगे, 3 को -5 से करोगे -15, 2 को -4 से करोगे -8 और 6 को 4 से करोगे 24। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करोगे, 1 को -5 से करोगे -5, 1 को -4 से करोगे -4 और 2 को 4 से करोगे तो 8। तीसरी पंक्ति में 2 को -5 से करोगे -10, 2 को -4 से करोगे -8 और 5 को 4 से करोगे 20। यानी एक्स वाई और जेड की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आएगी, y के +1 आएगी, y की वैल्यू -1 आ जाएगी और z की वैल्यू 2। तो इस प्रकार से आप आव्यूह सिद्धांत का प्रयोग करके प्रत्येक एक्स वाई जेड जो चर पद दे रखे हैं उनका मान ज्ञात कर सकते हो। इसी प्रकार देखना अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि आपको 3 पॉइंट दिए हैं, 3 पॉइंट दिए, एक तो कौन सा पॉइंट दिया है 2 -3, एक दिया λ-2 और एक दिया है 0 5। संरेख दे रखी है, संरेख के लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी, क्या बताई थी, संरेख कोई भी 3 बिंदु संरेख होंगे यदि उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल आपके पास क्या आ जाए 0 और बोल रहा है कि ये लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही तो होता है, 3 बिंदु संरेख कब होंगे, जब उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का मान क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, तो उसको सारणिक के रूप में लिख लेते हैं तो कितना आएगा, जैसे x की वैल्यू 2 है, लैम्डा है 0 है, y की वैल्यू -3 -2 5 और बाकी क्या लेते हैं अपन 1 1 लेते हैं। इसको अपन सरल करेंगे, जैसे प्रथम पंक्ति से कर देते हैं 2 और इसके संगत उप सारणी क्या आएगा -2 1 5 1। इसको मैं सीधा कर रही हूँ, गुणा करेंगे तो अगर विकीर्ण के अवयव का गुणा -2 और पिछले विकीर्ण -5। दूसरा अवयव -3 है, दूसरे अवयव के साथ माइनस तो चिन्ह आएगा और -3 अंदर है तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और इसके उपसारणी को सरल करेंगे तो क्या आएगा लैम्डा -0 फिर +1 और 5 लैम्डा -0। इस समीकरण को सरल करेंगे तो आ जाएगा -14 + 3 लैम्डा + 5 लैम्डा बराबर 0 यानी 8 लैम्डा बराबर 14 और लैम्डा की बराबर वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 14/8 और यानी इसको सरल करेंगे तो कितना आ जाएगी लैम्डा की वैल्यू 7/4। ईजी है, कर सकते हो। आगे देखना क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन में दे रखा है कि आव्यूह ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। आपको क्या करना है, आव्यूह ए ज्ञात करना है। ठीक है, आव्यूह ए ज्ञात करना है तो ये क्वेश्चन भी अपन 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं। एक तो मैंने बताया था कि जैसे पीछे क्वेश्चन किया था, कोई भी आव्यूह का मान ज्ञात करना है तो ये 2×2 का है, 2×2 का है तो 2×2 के अपन एलिमेंट मान लेंगे, इसके अंदर a11 मान लेंगे, a12 a21 a22 मान लेंगे, फिर इनको गुणा करके आप जो संगत पद है उनकी तुलना करके सभी के मान निकाल सकते हो। ठीक है, एक मैं यहाँ पर दूसरा तरीका काम में ले रही हूँ। देखो ये पहला अवयव 2×2 का, इसको मैं मान लो मैंने बी अवयव मान लिया, बीच में ए है इसको मैंने सी अवयव मान लिया और ये देखो आपके पास क्या है इकाई अवयव, यानी आपके पास क्या बन जाएगा BAC = I। ठीक है, अपन को मान किसका ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है, इसका मतलब यहाँ से बी को हटाना है और किसको हटाना है, सी को हटाना है।
बी का बटेगा, जब बी का बटेगा जब मैं इसको पूरी इक्वेशन को किससे गुणा कर दूँ, बी इन्वर्स से गुणा कर दूँ, तो ये तो क्या आ जाएगा बी इन्वर्स बी, और ए सी एज इट इज़ है, और इधर भी क्या आ जाएगा बी इन्वर्स आई हो जाएगा। ठीक है, तो बी इन्वर्स बी आपस में कट के आपके पास क्या बनेगा, इकाई आव्यूह, यानी आई ए सी बराबर क्या आ जाएगा बी इन्वर्स, यानी बी का प्रतिलोम आव्यूह। ठीक है, इसको आई कोई भी इकाई आव्यूह को किसी भी आव्यूह से गुणा करते हैं तो क्या आता है आपके पास, वही आव्यूह आता है, यानी ए सी बराबर क्या आ जाएगा बी इन्वर्स। अब सी हटाना है, सी हटाने के लिए किससे गुणा करेंगे, सी इन्वर्स से गुणा करेंगे, तो सी इन्वर्स आपके पास इकाई अवयव बन जाएगा, और ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी बी इन्वर्स और सी इन्वर्स, यानी बी का प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है और सी का प्रतिलोम अवयव। देखो यहाँ पर आपको सेकंड से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने बताया जब भी आपके पास 2x2 का अवयव हो तो आप सीधा ही उसका सेकंड अवयव निकाल सकते हो, सेकंड अवयव निकाल सकते। 3x3 में अलग अलग एलिमेंट के सेकंड निकालने पड़ते हैं, लेकिन 2x2 में सीधा बताया था, क्या बताया था, जो अगर विकर्ण के अव्यय हैं उनको तो आपस में क्या कर दोगे, चेंज कर दोगे, और जो पिछले विकर्ण के अव्यय हैं उनके आप क्या करोगे, केवल साइन चेंज करोगे। ठीक है, केवल साइन चेंज करोगे, तो अपन क्या इसका बी का यानी बी इन्वर्स क्या होता है आपके पास, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन बी का सारणिक, तो बी का सारणिक निकाल लेते हैं। बी का सारणिक क्या आएगा आपके पास -1, और जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है, और इसका सेकंड अवयव डायरेक्ट निकाल सकते हो, अगर विकर्ण के अवयव को आपस में चेंज कर दो, एक को 3 से चेंज कर दो, और जो पिछले विकर्ण के अवयव उनकी केवल साइन चेंज कर दो, तो आपके पास बी का प्रतिलोम अवयव का मान कितना आ गया, आपके पास आ गया -3 2 2 -1। इसी प्रकार सी भी 2x2 का है, तो इसी के सारणी का मान निकाल लेते हैं, कितना आएगा 20 -21, यानी कितना आएगा -1, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ सी, अगर विकर्ण के अवयव को आपस में चेंज कर दो, 4 को 5 से चेंज कर दो, और पिछले विकर्ण के अवयव के दोनों प्लस साइन है तो कौन से साइन कर दोगे, माइनस साइन, तो सी इन्वर्स क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ सी अपॉन सी का सारणिक, यानी सी के प्रतिलोम अवयव की वैल्यू कितनी आ गई, -5 7 3 -4। ये सारे मान आप अपनी इक्वेशन नंबर 1 में रखोगे तो अवयव ए की वैल्यू आ जाएगी। देखो बी इन्वर्स का मान रख दिया, सी इन्वर्स का मान रख दिया, 2x2 के हैं, गुणा करके सरल कर लो। अवयव दे रखे हैं तो पंक्ति को किससे गुणा होगा, हमेशा स्तंभ से गुणा होगा, तो -3 2 को प्रथम स्तंभ से करोगे, -3 को -5 से करोगे 15, 2 को 3 से करोगे 6, फिर प्रथम पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करोगे, -3 को 7 से करोगे -21, और 2 को -4 से करोगे -8। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति को प्रथम स्तंभ से करोगे, 2 को -5 से करोगे -10, और -1 को 3 से करोगे -3। ये कितना आ जाएगा 14 + 4, यानी अवयव ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 21 -29 -13 और -18। ठीक है, आगे देखना क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको देखो क्या ज्ञात करना है, अवयव ए दे रखा है, ठीक है, और ए इन्वर्स यानी ए के प्रतिलोम अवयव का मान ज्ञात करना है। साथ ही आपको क्या सरल करना है, जो इक्वेशन दे रखी है ये सरल करनी है। ठीक है, इजी है। ए इन्वर्स तो आप 2x2 के लिए डायरेक्ट याद कर सकते हो, आपके पास ए इन्वर्स क्या होगा, आपके पास 1/a का सारणिक इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए भी 2x2 के अवयव में तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, इसका एडजॉइंट ऑफ ए कैसे आएगा, जो अगर विकर्ण के अवयव हैं उनको तो आपस में चेंज कर दोगे, ये मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, और पिछला विकर्ण उनकी केवल क्या चेंज करोगे, साइन चेंज करोगे, ये आ जाएगा। और इसका सारणिक निकालेंगे। ठीक है, सारणिक तो आप निकाल सकते हो, अगर विकर्ण 2x2 में सारणिक किस प्रकार से निकालोगे, अगर विकर्ण के अवयव का गुणा माइनस पिछले विकर्ण के अवयव का गुणा, सारणिक निकालेंगे। अगर विकर्ण के अवयव का गुणा ए से कैंसिल, क्या बचेगा 1 + BC, पिछले विकर्ण के अवयव का गुणा क्या जाए BC, BC से BC कैंसिल, यानी ए के सारणिक की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 1, जो कि नॉट इक्वल टू 0। एडजॉइंट ऑफ ए आपने देख ही लिया कैसे निकालते हैं, तो ए इन्वर्स की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो, ए इन्वर्स की वैल्यू आपके पास ये आ गई। ठीक है, अब आगे आपको ये समीकरण हल करना है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, इसकी अपन RHS ले लेते हैं। RHS क्या है आपके पास, a² + BC + 1 गुणा में है इकाई अवयव माइनस स्मॉल a कैपिटल A, तो जो वैल्यू है अपन सारी पुट कर देते हैं। a² + BC + 1 बाहर रखते हैं, इकाई अवयव की वैल्यू 2x2 का आएगा 1 0 0 1। ठीक है, माइनस स्मॉल a बाहर है और कैपिटल A की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो अपन a² + BC + 1 को अंदर गुणा करेंगे। अवयव दे रखा है तो सभी एलिमेंट से अलग अलग गुणा होगा, अवयव में तो सभी एलिमेंट से अलग अलग गुणा करेंगे, तो आपके पास आएगा a² + BC + 1। 0 से करेंगे 0, 0 से करेंगे 0, और इधर भी क्या आ जाएगा a² + BC + 1 माइनस साइन। a को अंदर लेके जाएंगे तो a को सभी अवयव से गुणा होगा, इधर बन जाएगा a², इधर AB AC, और ये बन जाएगा AC, कैंसिल हो जाएगा तो 1 + BC। बीच में माइनस साइन चल रहा है तो संगत पदों को आपस में क्या कर देंगे अपन,
घटा देंगे। ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 में से क्या घटाएंगे, ए स्क्वायर, 0 में से ए बी घटाएंगे तो माइनस ए बी, 0 में से ए सी घटाएंगे माइनस बी ए सी, और ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी सी प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस बी। यानी इसको सरल करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू बनेगी, ये बनेगी बी सी प्लस 1 माइनस ए बी माइनस ए सी ए स्क्वायर। अब देखना LHS में आपके पास ये आ रहा है, LHS में आपको ये सिद्ध करना है, तो यहाँ पर स्मॉल ए आ रहा है तो पूरे जो अवयव में से मैं स्मॉल ए कॉमन ले सकती हूँ। स्मॉल ए कॉमन लेंगे तो इसमें स्मॉल ए है नहीं तो भाग लग जाएगा, इसमें स्मॉल ए है तो माइनस बी बच जाएगा या माइनस सी, और यहाँ पर ए। अब देखोगे ये वाली वैल्यू ए तो बाहर आ गई, ये वाली वैल्यू बी सी प्लस 1 अपॉन ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। यहाँ से देखोगे ये किसकी वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 से, ये ए इनवर्स की वैल्यू है, तो ये आपके पास क्या आ गया स्मॉल ए इनवर्स, और यही क्या था आपकी LHS थी, यानी जो सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। अगला देखना, अगले क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है सारणी की सहायता से निम्नलिखित समीकरण को निकाय को हल कीजिए। अब इसने आव्यूह सिद्धांत नहीं बोला, कौन सा बोला, सारणी की सहायता से। सारणी की सहायता से इसका मतलब क्या हुआ, कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, क्रेमर नियम, क्योंकि क्रेमर नियम में अपन हल करने के लिए क्या करते हैं, सारणी का यूज करते हैं, जबकि आव्यूह सिद्धांत से अलग होता है। ठीक है, आपका समीकरण निकाय दिया है तो सारणी की सहायता से कर लेंगे। समीकरण निकाय दे दिया, समीकरण निकाय में आपके पास 3 चर पद हैं, कौन सा है आपके पास x, y और z। जो भी चर पदों के गुणांक है उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर दूंगी, डेल से, तो ये क्या आ जाएगा 1 1 1, और a b c इधर आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से डेल 1 निकालेंगे, डेल 2 निकालेंगे और डेल 3 निकालेंगे। तो पहले डेल को सरल कर लेते हैं क्योंकि इसके सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी, या तो आप यहाँ से निकाल सकते हो डायरेक्ट, लेकिन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं सारणी को थोड़ा ईजी करने के लिए मैंने बताया था। जहाँ पर भी आपको 1 1 नजर आए तो कम से कम 2 पंक्ति या 2 स्तंभ में 0 बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ देखो पहले स्तंभ में 1 आ रहा है, दूसरे स्तंभ में 1 आ रहा है, तो मैं पहले स्तंभ में से दूसरे स्तंभ को घटा दूँ तो एक 0 बन जाएगा, फिर दूसरे स्तंभ में से तीसरे स्तंभ को घटा दूँ तो दूसरा 0 बन जाएगा। ठीक है, कर सकते हैं। मैं C1 को कैसे लिख रही हूँ, C1 माइनस C2, और C2 को कैसे लिख रही हूँ, C2 माइनस C3 लिख रही हूँ। तो प्रथम जो स्तंभ उसमें 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, और तीसरा स्तंभ आपके पास एज इट इज़ बन जाएगा। ये क्या बनेगा, a माइनस बी, ये b माइनस सी, और ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप लोग जानते हो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, आपके पास होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो वाली वैल्यू पुट कर दूंगी। अब देखो प्रथम स्तंभ से क्या कॉमन आ रहा है, a माइनस बी, दूसरे स्तंभ से क्या कॉमन आ रहा है, b माइनस सी कॉमन आ रहा है। ठीक, प्रथम स्तंभ से मैंने a माइनस बी कॉमन ले लिया और दूसरे स्तंभ से मैंने b माइनस सी कॉमन ले लिया। अब कॉमन लगने के बाद आपके पास जो सारणिक बचेगा वो क्या बचेगा, 0 0 1 1 1 c और a प्लस बी बी प्लस सी और c स्क्वायर। तो अब जहाँ ईजी लग रहा है, प्रथम पंक्ति से प्रसार आपको ईजी लग रहा है तो प्रथम पंक्ति से प्रसार कर देते हैं। प्रथम अव्यय सारा का सारा 0, द्वितीय अव्यय के ये भी 0 हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 1 के सापेक्ष करेंगे 1, और इसके सारणी क्या बचेगी, इसकी सारणी यही तो होगी, यानी अगर विकर्ण के अव्ययों का गुणा करें क्या आ जाएगा, b प्लस सी माइनस 1 को माइनस ए प्लस बी, बी से बी कैंसिल, यानी डेल का मान आपके पास कितना आ गया, a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए आ गया। इसी प्रकार से अपन क्या निकालेंगे, डेल 1। डेल 1 का मतलब क्या था, आपको किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, x का मान ज्ञात करना है। डेल 1 निकालने के लिए आप जिसका मान ज्ञात करना है उसको तो हटा दोगे, उसकी जगह जो भी आपके पास चर पद है उसको रिप्लेस कर दोगे, और बाकी वैल्यू आपकी डेल में क्या आएंगी, सेम आएंगी। x का मान ज्ञात करना है तो x को तो हटा दो कि x की जगह चर पद कौन से हैं, 1 k और k स्क्वायर, और y और z की वैल्यू देखो सेम चल रही है, 1 b स्क्वायर 1 c स्क्वायर। यहाँ पर वापस आपको 1 1 नज़र आ रहा है तो 1 1 को हटा के 0 बनाओगे ताकि इनका प्रसार करें तो ईजी हो जाए। तो c1 को कैसे लिखेंगे, c1 माइनस c2 को कैसे लिखेंगे, c2 माइनस c3, तो दो जगह आपके पास 0 बन जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, दो जगह 0 बनने के बाद प्रथम पंक्ति से प्रसार कर देते हैं। अब देखो सेम जो आपके डेल में बन रहा था, यहाँ पर तो सिर्फ आपके पास k माइनस बी है, और डेल में आपके पास k की जगह क्या था, सिर्फ a था, तो आप डेल को देख के डायरेक्ट भी इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो। ठीक, जहाँ पर भी आपको a नज़र आ रहा है उसकी जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, k रिप्लेस करके डेल 1 का मान निकाल सकते हो। लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। अब देखो k स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, k माइनस बी और k प्लस बी। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हो, बी माइनस सी बी प्लस सी। तो प्रथम जो स्तंभ है उससे मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, के माइनस बी। दूसरे स्तंभ से मैं क्या कॉमन ले सकती हूँ, बी माइनस सी। अब देखोगे आप मिलान करके देखो डेल और डेल 1 में, डेल में जहाँ पर ए है वो डेल 1 में वहाँ पर क्या है, आपके पास के है,
तो बाहर कितना बच गया, के माइनस बी, बी माइनस सी और सारणी ही है। प्रथम पंक्ति से प्रसार कर देंगे। प्रथम पंक्ति से प्रसार करने के बाद डेल वन की वैल्यू क्या आएगी, के माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस की। इन दोनों की तुलना करके देखोगे, जहाँ पर ए नज़र आ रहा है वहाँ पर सिर्फ आपका क्या आ जाएगा, के। इसी प्रकार से डेल टू की वैल्यू निकाल सकते हैं। डेल टू की वैल्यू का मतलब क्या, आपको किसका मान ज्ञात करना, वाई। यानी जहाँ पर वाई है उसकी जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, अचर पद कर दोगे और बाकी एक्स की वैल्यू सेम रहेगी और आपकी जेड की वैल्यू सेम रहेगी। तो डेल टू देखो, एक्स की जगह 1 ए स्क्वायर है, सिर्फ वाई की जगह क्या आया है आपके पास 1 के स्क्वायर और सी की वैल्यू सेम है। तो आप डेल और डेल वन से देख के इजीली देख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, जहाँ पर भी आपको वाई की जगह तो रिप्लेस किया है, जहाँ पर भी आपको बी नज़र आ रहा है उसकी जगह आप क्या कर दोगे, के रिप्लेस कर दोगे। तो देखो क्या बन जाएगा, ए माइनस की, के माइनस सी और सी माइनस ए। इसी प्रकार से डेल थ्री की वैल्यू निकाल सकते हो। डेल थ्री में जहाँ पर भी आपको सी नज़र आ रहा है, जेड की वैल्यू ज्ञात करें, सी नज़र आ रहा है उसकी जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, के रिप्लेस कर दोगे। तो आपका क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, बी माइनस के और के माइनस ए। यानी आपके पास डेल का मान आ गया, डेल वन का मान आ गया, डेल टू का और डेल थ्री का मान आ गया। तो क्रेमर नियम से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास एक्स की वैल्यू आएगी डेल वन अपॉन डेल, ठीक। तो आपके क्या आ जाएगा, डेल वन अपॉन डेल आ जाएगा। तो डेल वन की वैल्यू रख दो, डेल की वैल्यू रख दो, तो कट फट के आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी के माइनस बी, सी माइनस के और ए माइनस बी, बी माइनस सी। वाई क्या हो जाएगा आपके पास, डेल टू अपॉन डेल, डेल टू की वैल्यू रखो, डेल की वैल्यू रखो, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी ए माइनस के माइनस सी, ए माइनस बी और बी माइनस सी। जेड बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, डेल थ्री अपॉन डेल। तो डेल थ्री की वैल्यू रख दो, डेल की वैल्यू रखोगे तो आपके पास जेड की वैल्यू आ जाएगी बी माइनस के माइनस ए, बी माइनस सी और सी माइनस। यानी आपके पास एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई, जेड। यानी एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपको सारणी की सहायता से पूछे, या तो आपको डायरेक्ट दे देगा कि क्रेमर नियम से हल कीजिए, या सारणी की सहायता से पूछे तो आप हमेशा कौन सा रूल अप्लाई करोगे, क्रेमर नियम। एक आपका आव्यूह सिद्धांत से आएगा तो आप आव्यूह सिद्धांत से करोगे। देखो अगले क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है समीकरण निम्न की समीकरण निकाय के अनंत हल हो। मैंने क्रेमर नियम में आपको 3 कंडीशन बताई थी। पहली कंडीशन जब कोई भी हल ना हो, दूसरी कंडीशन जब अनंत हल हो, और तीसरी कंडीशन मैंने क्या बताई थी, एक अद्वितीय हल हो। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है कि अनंत हल हो। अनंत हल के लिए मैंने कंडीशन क्या क्या बताई थी, आपके पास तीनों वैल्यू डेल वन, डेल टू और डेल थ्री, तीनों वैल्यू क्या होंगी आपके पास, ज़ीरो होंगी अनंत हल में। डेल टू भी ज़ीरो हो जाएगी, डेल थ्री भी ज़ीरो, यानी सारी की सारी वैल्यू आपके पास क्या आएंगी, ज़ीरो होंगी। तो आपको डायरेक्ट इसमें दे रखा है कि अनंत हल है, तो आपको ज्ञात क्या करना है, ए और बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, समीकरण निकाय क्या दे रखा था, आपको दे रखा था 2x प्लस वाई प्लस ए जेड बराबर 4 और बी एक्स माइनस 2y प्लस जेड बराबर -2 और 5x प्लस 5y प्लस जेड बराबर -2। तो क्रेमर नियम से अनंत हल तो क्रेमर नियम से ही होते हैं। क्रेमर नियम से तो अपन डेल की वैल्यू ले लेंगे, या फिर डेल वन, डेल टू, डेल थ्री में से कोई भी एक, चाहे डेल वन ले सकते हो, डेल टू ले सकते हो, डेल थ्री, कोई भी आपकी मर्जी है, एक लेकर आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। डेल का मतलब क्या है, जो भी आपके चर पद एक्स वाई जेड है उनके गुणांक क्या होंगे आपके पास, डेल होगा। तो डेल आ जाएगा आपके पास सारणी में 2b5 और 1 - 2 5 और a1 यानी डेल को सरल करोगे आप प्रथम पंक्ति से प्रसार करके 2 गुणा में इसका सारणी उप सारणी क्या आएगा, -2 × 1 -2 और -5 × 1 -5। दूसरे अव्यय के साथ माइनस साइन जाएगा, इसका उप सारणी को सरल करेंगे तो b-5 क्या आ जाएगा, b-5 प्लस a, इसके सारणी का आएगा 5b + 10। यानी डेल को सरल करोगे तो डेल की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5ab + 10a + -b और -9। ठीक है, आपको समीकरण निकाय क्या दे रखा है, अनंत हल दे रखे हैं। अनंत हल दे रखे हैं यानी कि तीनों के तीनों मान डेल वन, डेल टू, डेल थ्री 0। तो आप डेल की वैल्यू तो मैंने एक ले ली, अब डेल वन, डेल टू, डेल थ्री में से वो आपकी मर्जी या कोई भी एक ले सकते हो। ठीक, तो डेल अनंत हल के लिए डेल बराबर 0 होता है, तो समीकरण 5ab + 10a - b - 9 को मैंने किसके बराबर कर दिया, 0 के। अब मान लो मैं यहाँ पर क्या ले ली हूँ, डेल वन का मतलब क्या बताया, यानी एक्स के जो गुणांक है उसकी जगह क्या रिप्लेस कर दोगे, अचर पद क्या है, 4 - 2 और बाकी y की वैल्यू और z की वैल्यू सेम आ जाएगी। इसको सरल करोगे तो डेल वन की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, -28 - 40। अनंत हल दे रखे हैं तो डेल वन को मैं किसके बराबर कर सकती हूँ, 0 के बराबर। तो यहाँ से सरल करोगे तो a की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, -2। और ये a की वैल्यू आप जब अपने इक्वेशन नंबर
जो डेल इक्वल्स टू 0 क्या उसमें रखोगे, तो जहाँ ए नज़र आ रहा है वहाँ पर क्या रख दोगे -2, तो ये आ जाएगा -10b -20 -b बराबर 9। ये आ जाएगा -11b बराबर आ जाएगा 29 बराबर आ जाएगा 29। आम तो आ टॉपिक दे रखे हो ना अपन कौन सो करना, टॉपिक दे रखे हैं, अपन टॉपिक दे रखे हो कौन सो करना।